नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार मिश्र आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ में हैं पंडित ज्ञान प्रकाश उपाध्याय जी, जो कि प्रवासी भारत रत्न और भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे वास्तुशास्त्र के विषय में। आखिर ये वास्तुशास्त्र होता है क्या, ढेर सारी जानकारी हम इनसे लेंगे और वास्तुशास्त्र के बारे में जानेंगे। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और समस्त दर्शकों को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। नवीन जी, आपको भी सादर प्रणाम। आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, अपनी भारतीय परंपराओं के लिए। तो आपका हमारे साथ स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आज हम अपने दर्शकों को जिस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए हम आपको बुलाए हैं, हम दर्शकों को बता दें, ये पंडित ज्ञान प्रकाश उपाध्याय जी हैं और ये ज्योतिषाचार्य भी हैं। अंक ज्योतिष के बारे में जानकारी रखते हैं, वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी रखते हैं, सामुद्रिक ज्ञान के बारे में जानकारी रखते हैं। लेकिन आज जो मेरा विषय होगा वो वास्तुशास्त्र के अंतर्गत जानकारी जो है हम आपसे चाहेंगे कि आखिर ये वास्तुशास्त्र होता है क्या। अभी कई लोग हैं जो कि वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानते हैं, ज़्यादातर लोग। तो आज पहले आप बताइए कि आखिर ये वास्तुशास्त्र होता है क्या, क्या वास्तुशास्त्र विज्ञान है, क्या है, ये सारी जानकारी आप दीजिए थोड़ा। नवीन जी, अगर हम ये कहें कि विज्ञान की सीमा जहाँ पे समाप्त होती है जी, वहाँ से धर्म का ज्ञान प्रारंभ होता है। हमारा सनातन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है, प्रामाणिक है, पारदर्शी है और इसका हमारे जीवन पर प्रभाव भी पड़ता है। तो आज के अगर हम आधुनिक समय में इसको कहें कि वास्तुशास्त्र क्या विज्ञान है, तो बिल्कुल विज्ञान है। विज्ञान नहीं बल्कि महाविज्ञान है। वास्तुशास्त्र के जो अधिष्ठाता हैं, जी, आपने कहा वास्तुशास्त्र क्या है, तो वास्तुशास्त्र के जो अधिष्ठाता हैं वो हम देवताओं में विश्वकर्मा भगवान को मानते हैं। जी। और अगर हम दानवी परंपरा में जाएं तो मय दानव को वास्तुशास्त्र का जनक माना जाता है। जी। तो वास्तुशास्त्र एक प्रकार से पंचभूतों का बैलेंस है। अच्छा। जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो आप जानते ही हैं नवीन जी कि हमारा शरीर और हमारा ब्रह्मांड ये पंचभूतों से बना हुआ है। जी। और अगर पंचभूत आपके शरीर में कहाँ है, अगर आप जानें तो उसके बारे में हम आपको आगे चल के बताएंगे। जी। लेकिन अगर हम एक शब्द में कहें कि भाई वास्तुशास्त्र क्या है, जी। तो वास्तुशास्त्र के जो जनक हैं वो विश्वकर्मा भगवान और मय दानव हैं। जी। और साथ ही साथ जी, ये पंचभूतों का बैलेंस है। जी। अब जैसे हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं नवीन जी, वो जब पंचभूतों में विषमताएं उत्पन्न होती हैं, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। जी। आयुर्वेद तो उसी पर काम करता है, 5 एलिमेंट्स पे। और आपका आधुनिक साइंस भी 5 एलिमेंट्स पे ही काम करता है। जी। आपको बड़ा आनंद आएगा। एक बार एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर साहब, तो हमने कहा डॉक्टर साहब आपकी मेडिकल साइंस हमारे वैदिक साइंस की कॉपी करती है। तो उन्होंने कहा पंडित जी कैसे? मित्र हैं तो आप मित्रों से ऐसी बातें कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आपके पास कोई मरीज आया तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप उसके शरीर को चेक करते हैं। तो शरीर क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी मीन्स पदार्थ। फिर आप उसमें से ब्लड निकालते हैं। ब्लड क्या है? जल तत्व है। फिर आप करते हैं पंडित जी लंबी श्वास लीजिए। आपने किसको चेक किया? वायु को। फिर आपने मुंह में थर्मामीटर डाला। आपने किसको चेक किया? अग्नि को। फिर व्यक्ति जीवित है या मृत हो गया? आत्मा आकाश तत्व है। नवीन जी, हमारे वेद कहते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जो आपके इस पिंड में पाया जाता है जी, वही संपूर्ण ब्रह्मांड में पाया जाता है। जी। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके शरीर में कितना % जल पाया जाता है, तो अगर कोई मान लो नहीं जानता है तो हम आपको बता दें, तो 70% जल हमारे इस शरीर में पाया जाता है।
और आपको आनंद होगा नवीन जी ये जानकर कि इस धरती पर भी 70% ही जल पाया जाता है। जी। जितना परसेंट हमारे बॉडी में जल है उतना ही परसेंट जल इस धरती पर है और उतना ही परसेंट जल पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है। तो समानता है। बिल्कुल। तो जैसे आपका 5 एलिमेंट से शरीर बना है, जी। उसी तरह से ब्रह्मांड बना, ये धरती बनी है। धरती भी 5 एलिमेंट्स हैं। जी। धरती पे भी नहीं बल्कि एक एक अणु में भी जी 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जी। तो आपका प्रश्न था, हम थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बता रहे हैं जिससे आसानी से समझ में आए। जी। हम एक शब्द में कह सकते हैं कि वास्तुशास्त्र जो है 5 एलिमेंट्स का बैलेंस है। जी। लेकिन 5 एलिमेंट्स है क्या, पंचभूत हैं क्या? हमारे तुलसीदास जी कहते हैं चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो संपूर्ण ब्रह्मांड और शरीर इन्हीं 5 पंचभूतों से बने हैं और इन पंचभूतों को बैलेंस करना ही वास्तु है। अच्छा। अपने घर में चीजों को व्यवस्थित रखना, कौन सी चीज कहाँ पे रखना, उसको कैसा व्यवस्थित किया जाए, घर की जो पूरी एक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से जो शास्त्र ज्ञान कराता है वह है वास्तुशास्त्र। जी। अच्छा, जैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से यदि कोई अपना घर बनाता है, अब फिर भी उस घर में पता लगा कि ढेर सारी दिक्कतें हो रही है, तो आदमी कैसे पता करेगा कि कहाँ पे वास्तु दोष हो रहा है? इसकी जानकारी कैसे कर पाएगा वो? तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क किया जाए। अच्छा। कि जो इसके एक्सपर्ट हैं ना, कि भाई बाजार में ढेर सारे पंडित जी वास्तु यंत्र मिलते हैं, मैं देखा हूँ कई जो है, मैं मेले में जाकर देखा हूँ कि वास्तु दोष यंत्र है, इसको आप घर में लगाइए तो वास्तु निवारण होता है। क्या ऐसी कुछ चीज होती है क्या? बिल्कुल होती है। जी। सनातन धर्म में 3 विधा है, एक है मंत्र, एक है यंत्र, एक है तंत्र। तो मंत्र में ही देवताओं की शक्तियां निवास करती हैं। सबसे पावरफुल चीज है मंत्र। यंत्र क्या है कि यंत्र जिनमें देवता निवास करते हैं, जो वो है यंत्र। और देवताओं की शक्तियां किसमें है? मंत्र में। देवता किसमें निवास करते हैं? यंत्र में। और देवताओं को शीघ्रता से प्रसन्न करने का जो विधि है वो है तंत्र। जैसे तंत्र के नाम से मित्रों बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। तंत्र से लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत पिशाच तमाम नकारात्मक एनर्जी। हाँ, तंत्र के 2 प्रकार होते हैं नवीन जी। एक है दक्षिण मार्गी तंत्र और एक है वाम मार्गी तंत्र, जो सप्तऋषियों के द्वारा बनाए गए तंत्र हैं जी, जो सात्विक हैं। जैसे आपको मान लो बहुत भोजन में बहुत सारी चीजें प्रिय हैं, लेकिन उनमें से कोई एक चीज आपको बहुत प्रिय, मान लो गुलाब जामुन आपको बहुत प्रिय है, और आप भोजन करें और बाद में आपको गुलाब जामुन दिया जाए तो आप अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उसी गुलाब जामुन को मैं भोजन के पहले आपको दे दूं तो भी आप उतने ही प्रसन्न होते हैं जितना आप बाद में हुए। जी। तो देवताओं को कौन से मंत्र प्रिय हैं, कौन सी वस्तु प्रिय है और कौन सी विधि प्रिय है, उन चीजों का प्रयोग करना ही तंत्र है। जी। तो यंत्र बहुत प्रभावशाली होते हैं, लेकिन यंत्र जो बाजार में मिलते हैं ऐसे रखने से आपको कुछ नहीं होता। जी। उन यंत्रों को एक अच्छे ब्राह्मण के द्वारा आपको प्रतिष्ठित कराना होता है। प्रतिष्ठित कराइए, मंत्र का जाप कराइए, सिद्ध करा के फिर आप अपने घर में स्थापित करेंगे तो निश्चय ही वास्तु यंत्र आपके वास्तु दोष को दूर करने में सहायक है। अच्छा, एक ये जो चीन देश है वहाँ वास्तुशास्त्र फेंगशुई होती है ना उन लोगों की, कुछ समानता है अपने इस वास्तुशास्त्र से फेंगशुई? नवीन जी, हमारा जो सनातन धर्म है वो सृष्टि के प्रारंभ से है। सृष्टि के प्रारंभ से नहीं, सृष्टि तो एक ब्रह्मांड को बोलते हैं, या जो विश्व है, एक गैलेक्सी नहीं, पूरा विश्व के प्रारंभ से हम सनातन धर्म है। हमने इसके पहले आपसे एक एपिसोड में हमने बताया था हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है। जी जी। तो सनातन धर्म
जब से सृष्टि है, एक बार आप चाहें तो हम जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को। फिर से एक बार रिपीट कर तो दीजिए। 4,32,000 वर्षों का कलयुग होता है, 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग, 43,20,000 ईयर का एक महायुग होता है। ऐसे 71 से अधिक, 72 से थोड़ा कम महायुग का एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष आते हैं नवीन जी, और वह 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का जो समय है वो ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। ब्रह्मा जी को उतनी रात्रि होती है, तो 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का दिन रात होता है। जी जी जी। और अभी जो ब्रह्मा जी की आयु हो गई हमारे सनातन धर्म के अनुसार, तो ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रारब्ध अर्थात 50 वर्ष ब्रह्मा जी के बीच चुके हैं, 51 वर्ष का पहला दिन चालू है जी। तो 8 अरब 64 करोड़ गुणा करिए आप 365, एक साल बनाइए और फिर गुणे 50, इतना पुराना आपका सनातन धर्म है। जी जी जी। तो ये सनातन धर्म सृष्टि के प्रारंभ से है, लेकिन धरती पे जो आज रिलीजन है, हमने आपको बता दूं मैं नवीन जी, रिलीजन और धर्म में अंतर होता है। रिलीजन कहते हैं पंथ को, संप्रदाय को, एक विचारधारा के मानने वाले के समूह को। जी जी। लेकिन धर्म करते हैं कर्तव्य को, धर्म कहते हैं ड्यूटी को। तो धर्म हमारा सनातन धर्म सृष्टि के प्रारंभ से, लेकिन धरती पे जो वर्तमान में आप चाहे ईसाई संप्रदाय हो, ईसाई पंथ हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे अन्य पंथ जो भी हैं धरती पर, वो सब यहूदी संप्रदाय है। ये 2,500 से, यहूदी जो है 2,500 वर्ष, ईसाई 2,000 वर्ष, इस्लाम 1,500 वर्ष, बौद्ध, जैन, सिख हमारे अपने ही लोग हैं, हमारी सनातन परंपरा के लोग हैं। तो जो चीन है, चाहे वहाँ की फेंग शुई हो, चाहे विश्व की कोई भी परंपरा हो, वहाँ पे 2,500 वर्ष पहले सनातन धर्म ही था। जी जी जी। तो हमारी जो परंपराएं हैं वो पूरे विश्व में थी। नहीं, ये जो फेंग शुई उनकी वास्तुशास्त्र है, वो हमारा फेंग शुई जो है समानता नहीं है, लेकिन जो प्रेरणा स्रोत है, जो प्रेरणा ली गई, उसमें बहुत सारी चीजें वो सनातन वास्तुशास्त्र की ही है। अच्छा अच्छा। मतलब लक्ष्य दोनों का एक ही है। वो भी मानते हैं कि वास्तु में दोष होता है, उनको इन चीजों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी समानताएं हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आप पूरी तरह वो हमारे वास्तु शास्त्र को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी जी। अच्छा, जैसे कोई घर बनवाता है, बड़ा मेहनत करता है तब जाके एक घर बनवाता है, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से किस तरफ दरवाजा होना चाहिए, किचन किस तरफ होना चाहिए, जो पूजा का घर होता है वो किस तरफ होना चाहिए, थोड़ी जानकारी इसके बारे में दे ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें। नहीं, बहुत अच्छे नवीन जी, आप बहुत अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। और जो भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, आजकल मित्रों वास्तुशास्त्र को या ज्योतिष को इतना विषम बना दिया गया है कि आदमी उसमें उलझ जाता है। ये विज्ञान है मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए। वास्तुशास्त्र के द्वारा आप अपने घर की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ज्योतिष और वास्तु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो आपके घर को केवल वास्तुशास्त्र से ठीक नहीं किया जा सकता, उसको ठीक करने के लिए आपको ज्योतिष की भी आवश्यकता पड़ती है। जी जी। तो सामान्यतः हम अगर घर बनाना चाहते हैं तो 3 दिशाएं नवीन जी सबके लिए शुभ होती हैं। जी। पहला है पूर्व दिशा, दूसरा है ईशान जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, और तीसरा है नॉर्थ उत्तर दिशा। उत्तर हो गया, ईशान कोण हो गया और पूर्व। ये 3 दिशाएं सबके लिए कल्याणकारी हैं। जी। इसके बाद आपके लिए कौन सी दिशा सूट करेगी, वह आपकी कुंडली का अध्ययन करने के बाद, केवल वास्तु नहीं नवीन जी, जमीन भी आपको सूट करेगी नहीं सूट करेगा, नगर सूट करेगा कि नहीं सूट करेगा, आपके लिए कौन सी दिशा सूट करेगी, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वास्तुशास्त्र में। अच्छा, इतना अध्ययन करने के बाद तब क्लियर होगा
ये घर बना रहे हैं तो दरवाजा किधर हो, किस दिशा में हो आपका? सबसे पहले व्यक्ति को अगर वो सच में वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाना चाहता है तो सबसे पहले अच्छे पंडित जी से, जिनको शास्त्र का ज्ञान है, वास्तुशास्त्र का ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, उनसे अपने पहले भूमि को दिखाना चाहिए। अच्छा अच्छा। भूमि का अध्ययन किया जाता है कि यह भूमि कैसी है, किस वर्ण की है, और भूमि को निरीक्षण करने के बाद पता चलता है वहाँ कोई दोष तो नहीं है, क्योंकि धरती पर अनेकों बार जीवन उत्पन्न और नष्ट हुआ है, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, तो वो भूमि दूषित तो नहीं है। अगर दूषित है तो भूमि को शुद्ध किया जाता है। सबसे पहला काम है भूमि का निरीक्षण और भूमि शोधन। जी जी। भूमि अगर अच्छी हो गई तो दूसरा आता है कि वह ग्राम, वह नगर उस व्यक्ति के लिए कैसा है। तीसरा है उसके लिए दिशा कौन सी ठीक है, उसको किस दिशा में घर बनाना चाहिए। और इसके लिए आपको वास्तुशास्त्र की इन चीजों को जानने के लिए आपको ज्योतिष का भी सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप उसके लिए दिशा जान पाएंगे। इनके लिए दिशा कौन सी अच्छी है, ग्रहों के हिसाब से कौन से ग्रह इनके लिए गृह के स्वामी हैं, कौन से ग्रह इनके घर के लिए कल्याणकारी होंगे। तो पहली प्राथमिकता होती है जब आप कोई भी भूमि पर निर्माण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भूमि शोधन करिए, भूमि जान लीजिए, दिशा जान लीजिए। ये भूमि शोधन करने में कितना टाइम लगता है अगर कोई करो? भूमि शोधन ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का काम है। अच्छा अच्छा। अगर जानकार पंडित जी जाएंगे, मिट्टी उठाएंगे, वहाँ की चीज़ों को निरीक्षण करेंगे, भूमि शोधन हो गया। अगर मान लो भूमि में दोष है, आपका प्रश्न हो सकता है कि भाई भूमि में दोष है तो क्या करे आदमी। जी जी ना, आप पूछ सकते हैं प्रश्न ना। बिल्कुल। तो आपका प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ। जी जी। अगर मान लो कोई भूमि है उसमें दोष है जी, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे? तो उसकी शल्य क्रिया करनी होती है भूमि का। भूमि में जो घर का स्वामी है उसके बराबर मिट्टी निकलवा देनी चाहिए, थोड़ा सा गड्ढा खोद कर, और मिट्टी को घर के बाहर फेंकवा देना चाहिए। और बाहर से कोई पवित्र नदी का बालू, जैसे गंगा जी का बालू हो गया या कोई भी जो नदियां हैं, उसकी बालू उसमें डाल दीजिए, भूमि शोधन हो गया। भूमि शोधन के बाद जो प्रथम स्थिति होती है वो है नींव पूजन का। जब भी आप गृह निर्माण करें भूमि शोधन कराएं। जी जी जी। दिशा चेक कर लें आपके लिए दिशा कौन सी अच्छी है। फिर उसके बाद आप जो है आप नींव पूजन करिए। नींव पूजन के समय शिलान्यास करिए। शिलान्यास के समय ही आपको वास्तु शांति कर लेनी चाहिए कि किस दिशाओं में। जब आप शिलान्यास करते हैं तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही खात लगा लेते हैं। कई लोग तो मैं देखा हूँ, कई लोग जब घर बनाते हैं नींव में जो है तांबा डालते हैं, थोड़ा ये जो 5 प्रकार की जो धातुएं होती हैं ये सब डालते हैं उसमें, जैसे सोना चांदी हुआ, तांबा हुआ, जस्ता हुआ, ये सब डालते हैं। इससे कुछ लाभ मिलता है क्या? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल लाभ मिलता है। मैंने नवीन जी बताया कि जैसे आप भूमि शोधन अगर आपने कर लिया तो फिर दिशा जान लिया जी। और आप गृह का निर्माण करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले नींव पूजन करना होता है। नींव पूजन के लिए आपको खात लगाना होता है, आपको 5 बार फावड़ा मारना है उस पर। अब फावड़ा आप ऐसे ही कहीं नहीं मार सकते, उसके लिए भी ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा आपको जी जी। कि भाई शेषनाग का सिर किधर है, पूंछ किधर है। वर्तमान में लगने के हिसाब से इस समय धरती जहां पर स्थित है उधर शेषनाग का मुंह कहाँ है, तो 2 देखना है। एक तो आपको मास के हिसाब से देखना, दूसरा लग्न के हिसाब से देखना है जी जी। फिर उसके पृष्ठ भाग पे आपको खाता लगाना है। अच्छा जी। अच्छा, और ये जो घर में किचन वगैरह होता है जी, ये किस दिशा में होना चाहिए घर के जी? हाँ, तो जैसे मान लो आप शिला पूजन कर लिए, आपने शिला पूजन नींव पूजन कर लिया। जो आपने पूछा कि आप उसमें रखते हैं जी। तो उसमें आपको जैसे जब पूजा होती है नींव पूजन, अब भूमि पूजन किया जाता है जी। नींव पूजन समय भूमि पूजन करना, पहले भूमि पूजन करके आप नींव पूजन करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि आपको पहले पृथ्वी माता से आज्ञा लेनी है कि मैं आपके वक्षस्थल पर शस्त्र का प्रयोग करने जा रहा हूँ, माँ मुझे क्षमा करें, मुझे आज्ञा दीजिए जी। तो सबसे पहला है भूमि पूजन, फिर नींव पूजन, शिलान्यास,
शिलान्यास करते समय आपको 5 ईंट और एक जो कलश पूजा होती है उसी में आपको जो है पंचधातु है, नवरत्न है, कच्छप है, वाराह है, सर्प है, नाग है, ये सारी चीजें प्रतिष्ठित करके आपको उसी नियम में रखनी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये वास्तु के लिए बहुत ही आवश्यक विधि होती है। जी जी। और उससे घर की सारे दोष ठीक हो जाते हैं। जी जी। अच्छा, कैसे आदमी पता कर सकता है कि हमारे घर में वास्तु दोष चल रहा है? तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि आपका किचन कहाँ होना चाहिए। जी जी जी। तो सबसे पहले मित्रों, अगर आप घर बनाते हैं तो पहले दिशा आप अच्छी शुभ दिशा। जी जी। सबसे जो खराब दिशा मानी जाती है साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण जी, बहुत ही खराब होता है। दक्षिण बहुत खराब होता है। पश्चिम केवल ब्राह्मण के लिए, जो ब्राह्मण है, केवल जन्म से नहीं ब्राह्मण, उसके लिए पश्चिम दिशा ठीक है। अच्छा केवल 3 दिशाओं को छोड़कर हर दिशा में कुछ न कुछ आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। जी, लेकिन अगर कोई ग्रह आपके मजबूत हैं जी और कोई भी दिशा हो जी, और उस दिशा में उस ग्रह के हिसाब से आप बनाते हैं तो कोई भी दिशा आपको सूट करती है जिस दिशा आपके लिए बलवान है। जी जी। ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आप पूर्व दिशा में घर बनाएं तो आपका जो किचन होना चाहिए जी। वो हमेशा साउथ ईस्ट में होना चाहिए, अग्निकोण में। अच्छा। अग्निकोण में आपका किचन होना चाहिए। जी। जो नॉर्थ ईस्ट है, ईशान कोण है, वहां आपका देवालय होना चाहिए। अच्छा, आप पूजा घर बनाएं। जी जी जी। नॉर्थ वेस्ट में जो वायव्य कोण है वहां पे अतिथि गृह बनाएं आप। जी जी। और घर का जो स्वामी है उसे साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में रहना चाहिए। जी जी। ब्रह्म क्षेत्र पहले जब हमारे घर बनते थे नवीन जी, तो अभी आपको हमने जो बताया क्या है, ये 5 एलिमेंट्स का बैलेंस है। जी जी जी। कैसे बैलेंस है? तो नॉर्थ ईस्ट देवालय हो गया और वहां जल का स्थान रखा जाता था। ईशान कोण आपका बैलेंस हो गया। जी। ठीक है। नैऋत्य आपका अग्नि कोण आ गया, अग्नि जहां है, जी अग्नि कोण में आपका किचन हो गया, तो आपका अग्नि कोण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। नैऋत्य कोण जो है वो पृथ्वी है। जी जी। पृथ्वी में आदमी स्वयं घर का मालिक निवास कर रहा है तो नैऋत्य कोण बैलेंस हो गया। जी जी। वायव्य अतिथि है, अतिथि जो है गतिमान होता है, जी जी। वहां गतिमान चीजें, तो वायु कोण में अतिथि गृह बनाया गया, आपका वायव्य कोण बैलेंस हो गया। जी। अब आपने देखा होगा जब पहले हमारे घर बनते थे जी। तो घर में आंगन होता था। ठीक है। आंगन खुला होता था। आंगन क्या है? ब्रह्म क्षेत्र। अब ईशान कोण जल हो गया, अग्नि कोण अग्नि हो गई, जी। नैऋत्य कोण पृथ्वी हो गया, वायव्य कोण वायु हो गया, और घर का जो ब्रह्म है वो आपका आकाश हो गया। तो आकाश, एनर्जी तो आकाश ही है ना। जी जी बिल्कुल। अब आज सारे घर बंद हैं तो आप चाहे जिस भी दिशा में घर बना लीजिए, अगर आपका आंगन नहीं खुला है, आपका आंगन बंद है, तो हर घर में वास्तु दोष है। चाहे आप वास्तु के हिसाब से चाहे जितना अच्छा घर बना लीजिए। अच्छा अच्छा। जी। आंगन होना ही चाहिए। आंगन ब्रह्म क्षेत्र खुला हो। जी जी। अगर मान लो अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है, फिर वास्तुशास्त्री जी। और वास्तु शास्त्र की आवश्यकता है आपके घर को बैलेंस करने के लिए। जी जी जी। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि जो घर में बेडरूम होता है वो किस दिशा में होना चाहिए, और जो सर होता है सोते समय वो किस दिशा में होना चाहिए, थोड़ा ये भी जानकारी दें ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें। जी। यदि बेडरूम है तो किस दिशा में हो, पहली चीज, और उस दिशा में भी सर किस तरफ करके सोया जाता है। जैसे अगर आप विद्या प्राप्त कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है जी या वो ज्ञान अर्जन कर रहा है या ज्ञान से संबंधित है उसका, जी, या उस फील्ड से जुड़ा हुआ है जो ज्ञान से संबंधित है, तो उसका सिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अच्छा, जो सिर है पूर्व साइड होना चाहिए। और यदि आप सुख संपत्ति चाहते हो, जी, अब व्यापारी हैं या बिजनेसमैन हैं या अब रोजगार व्यापार कर रहे हैं, आप एजुकेशन आपका समाप्त हो चुका है, तो ऐसे लोगों का सिर्फ दक्षिण में रखना चाहिए। जी, तो दक्षिण में रखेंगे तो सुख संपत्ति पाएंगे, और अगर आप पूर्व में रखेंगे तो यश मिलेगा आपको, आपकी बुद्धि प्रखर होगी। जी, तो इन दो दिशाओं में
अब बेडरूम कहाँ होना चाहिए प्रश्न है, तो घर के मालिक का जो बेडरूम है, जो घर का मालिक है, उसे हमेशा नैऋत्य कोण में सोना चाहिए। ये नैऋत्य कोण मतलब थोड़ा नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट, अच्छा अच्छा, जो पश्चिम और दक्षिण का कोना होता है। जी, जी, तो घर के मालिक को वहां सोना चाहिए जी, और सिर दक्षिण में रखना चाहिए। अब कोई विद्यार्थी है तो वह ईशान कोण से लेकर पूरब दिशा में या दक्षिण की दिशा में भी सो सकता है। जी, दक्षिण की जो दीवार होती है उधर आप बेडरूम बना लीजिए। आप चाहे पूरब दिशा में, दीवार पूर्व में आप बेड बना, दो ही दिशा अच्छी है सोने के लिए, या तो आप दक्षिण में रखिए या पूर्व में। लेकिन जैसे व्यक्ति अग्नि कोण में चला गया ना, तो उसको गुस्सा बहुत आएगा। अच्छा, ईशान कोण में सो रहा है तो उसको सर्दी जुकाम बहुत होगा। तो या तो एकदम पूर्व रहे ना अग्नि हो न तो ईशान हो, ठीक है, बीच में पूरब का जो है। और इधर दक्षिण से लेकर पूरब का जो दीवार है, ईशान को छोड़ दो, वहां अगर रखेंगे तो आपका अग्नि बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। जी जी, तो वहां पे रख जो वायव्य कोण है वहां पर हमेशा गेस्ट रूम रखना चाहिए आदमी को। अच्छा, कि जहाँ पे अतिथि आए, क्योंकि अतिथि का वही मतलब है जो आए और जिनकी आप अच्छे से सेवा करें और वो ज़्यादा समय तक रुके ना, इसलिए वायव्य कोण अनस्टेबल बनाता है। वहाँ जो भी सोएगा लंबे समय तक टिकेगा नहीं। जी, जी, आप घर के किसी व्यक्ति को आप वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट में सुलवा दीजिए, उसको बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत अनस्टेबल माइंड होने लगेगा, व्यापार रोजगार में अस्थिरता उत्पन्न होने लगेगी, मन स्ट्रेसफुल होगा, सर्दी जुकाम होंगे। जी जी जी, तो हर दिशाओं का अपने मेरा अगला एक प्रश्न ये है कि जैसे लोग घर तो बनाते हैं, जो घर का गंदा पानी निकलता है वो किस दिशा में जाना चाहिए? देखिए, घर से पानी जो भी निकलता है उसको हमेशा उत्तर दिशा से घर से बाहर निकलना चाहिए। उत्तर दिशा से? जो भी आपका घर का पानी है, घर से जो भी पानी निकल रहा है वो उत्तर दिशा की तरफ जाए। नहीं, उसका लास्ट छोर उत्तर तरफ जाए कि स्टार्टिंग से ही मतलब उत्तर दिशा की तरफ? उत्तर दिशा की तरफ घर से निकालिए। अच्छा अच्छा, उसके बाद जहां भी आपको गंदा पानी साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी जी, जो गंदा पानी आपका लाइटरिंग है, ये सब चीजें आपकी साउथ या साउथ वेस्ट में हो। जी जी, ना साउथ की तरफ। जी जी, तो गंदा पानी, लेकिन घर से जो निकास होगा जी, वो उत्तर की तरफ होगा। जी जी, घर का पानी उत्तर से निकलना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, जैसे कोई अगर अपना जमीन जो है वास्तुशास्त्र के हिसाब से दिखवाना चाहे तो क्या आप देखेंगे? अवश्य देखेंगे। तो जैसे आपसे संपर्क करना हो तो लोग कैसे संपर्क कर पाएंगे? नवीन जी, अगर मेरा संपर्क करना है तो मेरा नंबर आप जब वीडियो बनाएंगे उसमें डाल दीजिए। जी जी, मुझे फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जी, या आपसे सीधे संपर्क करें। जी जी जी, आपका नंबर आप डाल दीजिए अपने चैनल पर। जी जी, तो आपसे संपर्क करेंगे तो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्ट मुझे संपर्क करना है जी, तो मेरा नंबर है, जी, नंबर मुझे फोन कर सकते हैं, हम जाके वास्तु का निरीक्षण कर सकते हैं। जी, अगर वास्तु दोष है तो उसके समाधान बता सकते हैं, उसके उपाय बता सकते हैं। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमारे साथ थे ज्ञान प्रकाश उपाध्याय जी, जिन्होंने वास्तुशास्त्र के बारे में आप सबको ढेर सारी जानकारियाँ दी। यदि आप भी अपना घर वगैरह बनाना चाहते हैं और वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप अपना घर बनवाना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप इनसे संपर्क करिएगा। हम अपने डिस्क्रिप्शन में जो है पंडित जी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब कुछ हम मेंशन कर देंगे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार जी, समस्त दर्शकों को अभिवादन, जय श्री राम, नमस्कार। और यदि आपको कोई भी वास्तु से रिलेटिव या ज्योतिष से रिलेटिव संपर्क करना हो तो नवीन जी से संपर्क कर लें। और नवीन जी वीडियो में जैसा कहा है आप डाल ही देंगे, उसमें फ़ोन नंबर, ईमेल रहेगा। तो सबको फिर से खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार साथियों।